भगवति सुरभारती तव चरणं प्रणमामः। नाद ब्रह्ममयी जय भाग्येश्वरी, नाद ब्रह्ममयी जय भाग्येश्वरी, शरणं ते गच्छामः। जय जय हे भगवति सुरभारती तव चरणं प्रणमामः। त्वमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या, त्वमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या, सुरमुनिवन्दितचरणा, नवरसमधुरा कविता मुखरा, नवरसमधुरा कविता मुखरा, स्मृतिरुचिरुचिराभरणा। जय जय हे भगवति सुरभारती तव चरणं प्रणमामः। आसीना भव मानसहंसे, आसीना भव मानसहंसे, कुन्दतुहिना शशिधवले, हर जड़तां करो बुद्धिविकासं, सिद्धपङ्कजतनु विमले। जय जय हे भगवति सुरभारती तव चरणं प्रणमामः, तव चरणं प्रणमामः। सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं लेकर आई हूँ थॉट ऑफ द डे। आज का सुविचार, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के लिए अभी भी कुछ सीखना बाकी होता है। द वाइजेस्ट माइंड हैज़ समथिंग येट टू लर्न। प्यारे बच्चों, बुद्धिमान व्यक्ति हर समय कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करता है, चाहे वह किसी व्यक्ति से हो या किसी स्थान से हो। वह सदैव सीखने के लिए तत्पर रहता है और हमेशा सीखता है। इसलिए बुद्धिमान बने और हमेशा सीखने का प्रयास करें। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का शब्द है इल, ILL। इसके सिनोनिम्स हैं सिक, अनवेल, अनहेल्दी, नॉट फीलिंग वेल। हिंदी में इसे हम बीमार कहते हैं। वाक्य प्रयोग देखते हैं। माई ग्रैंडफादर इज इल। मेरे दादाजी बीमार हैं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सोनम आपके लिए लेकर आई हूँ आज का पजल। सूखी सड़ी पड़ी लकड़ी में वर्षा जल में जो उग आए, उसको क्या कहते हैं बच्चों? जो अपने सर छत्र लगाए। सोचो सोचो। हाँ, कुकुरमुत्ता बारिश के मौसम में नमी पाकर उग आता है। सुप्रभात। हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ उपस्थित हूँ। आज ही के दिन 4 जनवरी 1643 में महान भौतिक विज्ञानी आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ था। नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार करने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति लुई ब्रेल का जन्म भी आज ही के दिन 4 जनवरी 1809 को हुआ था। इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस का उद्घाटन भी आज ही के दिन 4 जनवरी 1972 को नई दिल्ली में हुआ था। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के विशेष में हम जानेंगे ब्रिटिश वैज्ञानिक न्यूटन के बारे में। न्यूटन का जन्म 4 जनवरी 1643 को ब्रिटेन में हुआ था। बच्चों, इन्होंने प्रिज्म के ऊपर एक अध्ययन किया जो 1666 में किया गया था। उन्होंने बताया अपवर्तन के कारण प्रिज्म में से कई प्रकार के रंग निकलते हैं और ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुए अपने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के लिए।
जैसा कि लोग मानते हैं कि एक दिन यह बगीचे में बैठे हुए थे और इनके सामने पेड़ पर से एक सेब नीचे की तरफ गिरा। इन्होंने यही सोचा कि सेब नीचे क्यों गिरा, आखिर यह ऊपर क्यों नहीं गया। न्यूटन द्वारा की गई खोज और आविष्कार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गए। इनकी देन थी कि आज हम लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ मोशन और प्रिज्म के बारे में अच्छे से जानते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मिशन अभ्युदय प्रार्थना सभा के अंतर्गत क्विज ऑफ द डे में आइए जानते हैं आज कृषि विधियों के नाम। फलों का उत्पादन पोमो कल्चर के नाम से जाना जाता है। सब्जियों की खेती ओलेरी कल्चर के नाम से जानी जाती है। बागवानी हार्टिकल्चर के नाम से जानी जाती है। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके लाई हूँ कविता जिसका नाम है नन्ही चिड़िया। तो फिर गाओ मेरे साथ। नन्ही चिड़िया रानी सच्ची बात बता दे, आसमां में रास्ते तुम ढूंढती कैसे। आसमां के रास्तों में निशान सफेद होते हैं क्या, लाल हरे पीले दिए पुलिस भैया होते हैं क्या। भूल गए रास्ता घर गेट पर ले जाते हैं क्या, नाम पता पूछ कर चॉकलेट टॉफी देते हैं क्या। नन्ही चिड़िया रानी सच्ची बात बता दे, आसमां में रास्ते तुम ढूंढती कैसे। धन्यवाद। नमस्कार, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है एक रोटी। 3 व्यक्ति एक सिद्ध गुरु से दीक्षा प्राप्त कर वापस लौट रहे थे। गुरुजी ने उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक होने की भी सीख दी थी। बहुत समय चलने के बाद वे एक जगह रुके और खाने की पोटली खोली, पर दुर्भाग्यवश उसमें एक ही रोटी बची थी। तीनों ने सोचा कि इसे बांटकर खाने से किसी की भूख नहीं मिटेगी, अच्छा होगा कि कोई एक ही इसे खा ले। पर वो एक व्यक्ति कौन हो ये कैसे पता चले? क्योंकि वे आध्यात्मिक अनुभव कर लौट रहे थे, इसलिए तीनों ने तय किया कि इसका निर्णय वे भगवान पर छोड़ देंगे। भगवान ही कुछ ऐसा इशारा करेंगे कि समझ में आ जाएगा कि रोटी किसे खानी चाहिए। और ऐसा सोचकर वे तीनों लेट गए। थके होने के कारण जल्द ही सबकी आंख लग गई। जब अगली सुबह वे उठे तो पहले व्यक्ति ने कहा, कल रात मेरे सपने में एक देवदूत आए। वे मुझे स्वर्ग की सैर पर ले गए। मैंने हर जगह देखी और जब मैं भ्रमण के अंतिम चरण में था तो सफेद वस्त्र पहने एक महात्मा ने मुझसे कहा, पुत्र ये रोटी लो, इसे प्रसाद समझो और अपनी भूख मिटाओ। पहले व्यक्ति ने अपनी बात खत्म ही की थी कि दूसरा व्यक्ति बोला, कितनी अजीब बात है, मैंने भी बिल्कुल ऐसे ही सपना देखा था। और अंत में एक महात्मा ने मुझे स्पष्ट निर्देश दिए कि मैंने जीवन भर लोगों का भला किया है, इसलिए रोटी पर मेरा ही हक बनता है। उन दोनों की बातें सुनने पर भी तीसरा व्यक्ति चुपचाप बैठा था। तुमने क्या सपना देखा? पहले व्यक्ति ने पूछा। मेरे सपने में कुछ भी नहीं था, मैं कहीं नहीं गया और ना ही मुझे कोई महात्मा दिखे। लेकिन रात में जब एक बार मेरी नींद टूटी तो मैंने उठकर रोटी खा ली। अरे तुमने ये क्या किया? ऐसा करने से पहले तुमने हमें बताया क्यों नहीं? बाकी दोनों ने गुस्से से पूछा। कैसे बताता? तुम दोनों अपने अपने सपनों में इतनी दूर चले गए थे। तीसरे व्यक्ति ने कहा, और कल ही तो गुरुजी ने हमें बताया था कि आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान का महत्व समझना चाहिए। मेरे मामले में भगवान ने जल्द ही मुझे संकेत दे दिया कि भूखा मरने से अच्छा है रोटी खा ली जाए, और मैंने वही किया। नमस्ते, मैं प्रेम वर्मा। आज मोटिवेट योरसेल्फ का विषय है कर्मयोगी। किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करके अपनी अलग पहचान बनाने वाले विरले ही होते हैं। सही मायनों में कर्मयोगी कहना उन्हें ही सार्थक होगा
जिनके कार्यों के पीछे उनका निहित स्वार्थ नहीं बल्कि उनका उद्देश्य होता है, और जो दूसरों के हित की सोचते हैं उनका हित स्वतः ही हो जाता है। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है या जो हो रहा है उससे बेहतर हो सकता है, तो आप इसे इग्नोर ना करें, अपने स्तर से उसे बेहतर बनाने का भरसक प्रयास करें। परिणाम कुछ भी हो, आप भगीरथ ना सही जुगनू तो बन ही सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सभी साथियों को संजीव शर्मा का प्रणाम। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची से जुड़े हुए लर्निंग आउटकम से जुड़ा कार्यक्रम, जिसमें प्रतिदिन हम किसी एक लर्निंग आउटकम को लेकर ERAC गतिविधि का निर्धारण करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 5 के हिंदी विषय के एलो कोड H504 के बारे में, जिसका विषय है मौखिक अभिव्यक्ति और सृजनात्मकता। अर्थात इस एलो कोड में कहा गया है कि छात्र मौखिक रूप से अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हुए सृजनशीलता की पेशकश करता है। आइए देखते हैं इस गतिविधि को कराने के लिए हम किस प्रकार की गतिविधि इस लर्निंग आउटकम के लिए कर सकते हैं। यहाँ दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है। शिक्षक ऐसी ही गतिविधियाँ अपने शिक्षण योजनाओं के लिए करा सकते हैं। आज की गतिविधि को कराने के लिए सबसे पहले आप कक्षा के सभी छात्रों को 4-4, 5-5 के छोटे छोटे समूह में बिठा लें। इन समूहों को अलग अलग बिठा के रखें और प्रत्येक समूह में कुछ समूहों में चित्र और कुछ समूहों में अलग अलग कहानी लिखी हुई दे दें। यह कहानी इस प्रकार से लिखी हुई हो कि कहानी का केवल एक पैरा लिखा गया हो, यानी अधूरी कहानी हो। अब छात्रों को निर्देश दें। जिन समूहों को चित्र दिया गया है वे चित्र देखकर कम से कम एक पेज में उस चित्र के विषय में लिखें, और जिन समूह में कहानी लिखी हुई दी गई है वे उस कहानी को पढ़ें और पढ़ने के बाद अपने अनुसार सोचते हुए उस कहानी को पूरा करें। अर्थात आपकी नज़र में वह कहानी किस प्रकार से होनी चाहिए थी, इसे लिख लें। अब इसके बाद प्रत्येक समूह को अपनी प्रस्तुति का अवसर अवश्य दें। जब एक समूह अपनी प्रस्तुति पूर्ण कर ले तो अन्य समूह से यह अवश्य पूछें कि वे यदि करते तो फिर वो किस प्रकार से करते, और यह अवसर देते हुए आप देखें कि छात्रों के शब्द भंडार के साथ साथ तेजी से सोचने की क्षमता में वृद्धि हो रही है, और इस प्रकार के क्रियाकलाप का आयोजन कराने से छात्रों की कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता में वृद्धि हो रही है। यह प्रस्तुति इस प्रकार से होनी चाहिए कि प्रत्येक छात्र को किसी न किसी तरह से सहभागिता का अवसर मिल सके। जब छात्र अपनी प्रस्तुति दे रहे हों तो उनका उत्साहवर्धन करते हुए निश्चित रूप से जो भी कहानी वे प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें अपनी चीज़ों को अवश्य जोड़ते हुए प्रस्तुत करें और उन्हें शाबाशी दें अपनी प्रस्तुति के लिए। इससे वे प्रेरित होंगे और बेहतर कहानियाँ आपके समक्ष दे पाएंगे। ध्यान रहे कि आपकी सक्रिय भागीदारी ही छात्रों की भागीदारी को तय करती है। छात्रों को लगना चाहिए कि आप उनके साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से इस लर्निंग आउटकम में कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए आप इस प्रकार की गतिविधि करा सकते हैं। तो कराते रहें गतिविधि और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा।